ISP हैं तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इनके एयर फाइबर डिवाइसों का इस्तेमाल करें, जैसे डिस्क है, SQ है, लाइट फाइव, एमेंट बॉक्स है। अगर आप PM1 ही चलाते हो वहाँ पर एमेंट बॉक्स 5 यानी 5 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज दोनों। आपने कई बार राउटर बोर्ड 2011, 3011, 4011 आपने सुना होगा CCR के बारे में, तो उसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यह वीडियो प्रमोशनल नहीं है, यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप परचेज करते, कभी UBNT का परचेज करते हैं, कभी एयर फाइबर के डिवाइस जैसे मिमोसा का परचेज करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए ये वीडियो मुझे लगा कि ये बनाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जैसे अन्य कंपनियां हैं, वैसे आपकी माइक्रोटेक जो कंपनी, ये भी नेटवर्किंग की इक्विपमेंट बनाती है, चाहे वो आपके एयर के संबंधित, जैसे कि आपके डिस्क है, एंटीने हैं, वायरलेस एंटीने हो गए आपके, और वायरलेस डिवाइस हो गई, सर्वर हो गए, राउटर बोर्ड हो गए, इसके बाद इनके PoE स्विचेज हो गए, CCR, CRS, ऐसे करके बहुत सारे एक लाट ऑफ कैटेगरी की इक्विपमेंट, यानी कि अगर बात करें तो सभी इक्विपमेंट नेटवर्किंग की बनाती है, जो है खुद हार्डवेयर इनका है और खुद ही इनका सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर को अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर इनका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा जटिल है बाकी के अपेक्षा, लेकिन इनमें जटिलता की वजह से हमें इसमें बहुत सारे फंक्शन भी एक्स्ट्रा मिलते हैं इनके सॉफ्टवेयर में। अगर आप देखेंगे तो आपने नाम भी सुना होगा विनबॉक्स। जी हाँ दोस्तों, विनबॉक्स के जरिए ही हम इनके जो सेटिंग होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बहुत आसानी से हम एक्सेस कर पाते हैं। आपको एक चीज बता दूं, जैसे बाकी कंपनियों में क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो IP आपको डालना पड़ता है लाइन में, फिर आप उसकी IP मिलाएं, कभी IP भूल जाते हैं, तो विनबॉक्स में आप जैसे खोलेंगे, एक बार में इनकी डिवाइस से पूरी वो ब्रिज से कनेक्ट होनी चाहिए, पूरी डिवाइस आप एक जगह एक सॉफ्टवेयर में आप पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप विनबॉक्स चलाना नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आगे आने वाली वीडियो पर हम इसकी चर्चा करेंगे। और लेकिन अगर बात करूं तो आप इसको वेब कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि बाकी डिवाइसों को होता है ब्राउजर के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, इस माइक्रोटेक राउटर बोर्ड के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित और इसकी जो मुख्य इंपॉर्टेंट सेटिंग, इसका में काफी लंबी सीरीज आपको बनेगी। और तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने कहीं ना कहीं, अगर आपने एयर फाइबर का काम किया है तो आपने जरूर डिस्क हो या SQ लाइट 5 हो, लाइट 2 हो, ये LNG डिवाइस आपने बहुत बार देखी होंगी, सुनी होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, यही जो डिवाइस है ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वैसे तो आपने यूज किया है वायरलेस लिंक बनाने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट, लेकिन हमें कौन सी डिवाइस को और कैसे खरीदना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मान लीजिए सर्वर बनाना है, तो आप कोई सा भी राउटर बोर्ड लगा के नहीं लगा सकते कि आप कोई भी राउटर बोर्ड आप लगा दे बस चालू हो जाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग में आता है कि हमें कितनी यूजर पर कितने क्षमता का कौन सी डिवाइस लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हालांकि मैंने भी कई बार कहा होगा कि आप 2011 ले लीजिए, 3011, 4011, तो अगर शुरुआत सेटअप है तो आप 2011, 3011 ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्यादा यूजर है तो आपको फिर इनसे थोड़ा सा रिसर्च करके आपको लेना चाहिए। तो वो मैं बताऊंगा कि कितने यूजर पर आपको कौन सा राउटर बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसे कि बाकी जो डिवाइस है, बाकी में आप बेसिक ब्रिज ही बना पाते हैं, सर्वर के लिए उनका अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें आप उस विनबॉक्स के जरिए ही सभी का जो उनका राउटर OS आता, पहले 6 पॉइंट थे, अब ये 7 में आ गया है, 7.11, 12 ऐसे करीब से वर्जन चलने लगे हैं। ठीक है, ये अपने आप को अपडेट भी करते हैं, तो आप इनको वहीं से जाकर आप सेटिंग से आप आसानी से डाउनग्रेड या अपग्रेड इनके सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है और तुरंत ये अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाता है। हालांकि आप कोई भी डिवाइस परचेज करते हैं तो इसमें 5 साल का लाइसेंस मिलता है आपको 5 ईयर के लिए, हालांकि उसके बाद भी चलता रहता है, लेकिन काफी सारी डिवाइस 5 साल के बाद काम करना बंद कर देती हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप कौन सी डिवाइस या कौन सा राउटर बोर्ड, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, कि मेरे पास 2011 भी है, 3011 भी है। ठीक है, तो
अब मैं ये बताऊंगा कि आपको कितने यूजर पर आपको 2011, 3011, 4011, CCR, CR कौन सा कब लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप माइक्रोटिक की वेबसाइट में गए हो तो वहां पर उनके लाइसेंस लेवल लिखे होते हैं। हर डिवाइस आप जब देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होगा, अमेजन से भी आप बाई करें तो लिखा होता है लेवल 3 लाइसेंस, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इन्हीं लेवल एक प्रकार से लाइसेंस की कैटेगरी होती है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम यूजर को चला सकते हैं। तो समझिएगा बात को। दूसरी चीज अब मैं बताता हूँ, जैसे कि आपकी जैसे डिस्क है, आपने कभी सोचा है कि आप जो डिस्क है वो सिर्फ एक डिवाइस क्यों कनेक्ट होती है, जबकि वहीं पर एमेंट बॉक्स में आप एक साथ कई डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो आप वही डिवाइस आप मल्टी पॉइंट बना सकते हैं, जबकि डिस्क आपकी सिंगल पॉइंट रहती है। तो अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे जो आगे वाली सीरीज है तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़े कि डिस्क है और सामने एक दूसरा कनेक्शन मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, उस जो उसका एंगल होता है, तो आपको नई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई एमेंट बॉक्स लगाने की जरूरत है। आप सीधा सा उसी डिवाइस को मैं बताऊंगा कि आप उसको ब्रिज मोड से एपी ब्रिज में कैसे लाएंगे, यानी कि मल्टी पॉइंट वाली डिवाइस को हम मल्टी पॉइंट में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अब अभी वाले टॉपिक पर रहते हैं। तो अब बात सुनिए कि मेरे, आप पीपीपी जानते ही होंगे क्योंकि आप आईएसपी हैं, यानी कि पीपीओ सर्वर। जब आप किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो तो 3 ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेशन के लिए। पहला जो होता है वो होता है डीएचसीपी, जो बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद आता है स्टैटिक आईपी और इसके बाद आता है पीपीपी, यानी कि आपको 3 तरीके से आप किसी भी राउटर जो आपके होते हैं वाईफाई राउटर, उनमें या किसी भी ओएनयू में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीपीओ की। तो जो पीपीपी सर्वर होता है इस माइक्रोटिक राउटर में बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हॉटस्पॉट। आपने जिस रेलवे में देखा होगा बस स्टॉप में कि एक लॉगिन पेज आता है, आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, आपको 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन के लिए आप जैसा पैकेज होगा वैसा आप इंटरनेट आप आसानी से इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया हॉटस्पॉट, ठीक है। तो इसमें पीपीपी हॉटस्पॉट, इसका वीपीएन के बारे में जानते हैं, वीपीएन क्लाइंट, ये आप इनमें आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात करता हूं कि जो लेवल 3 का, ठीक है, जो लेवल 3 का लाइसेंस होता है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट डिवाइस के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 4 की। जो लेवल 4 की डिवाइस आती है जैसे कि आपकी 2011 है, ठीक है, और एचएपी कुछ सीरीज है, तो जैसे कि मैंने बताया कि 2011 है तो लेवल 4 का होता है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करें पीपीपी, यानी कि पीपीपी के जरिए कितने यूजर आप चला सकते हैं, तो उसकी क्षमता है 200 यूजर आप पीपीपी के जरिए चला सकते हैं। वहीं अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट में भी आप 200 यूजर 2011 में चला सकते हैं, ठीक है। ये अब मैं एक चीज और यहाँ पर कंफर्म कर दूं आपको, चलिए पहले और जानकारी देता हूँ। इसी प्रकार वीपीएन के भी यूजर आप इसमें 200 यूजर आप चला सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें यूजर मैनेजर के जरिए चलाने की तो मात्र इसकी क्षमता है आपको 20 यूजर की, यानी कि 20 यूजर के सेशन मैक्सिमम सेशन हो सकते हैं। इसके बाद इसमें और यूजर ऐड नहीं, यूजर आप भले 100 बना ले, लेकिन एट ए टाइम यूजर मैनेजर के जरिए सिर्फ आप 20 एक्टिव सेशन ही हो सकते हैं। जबकि अगर बात करें पीपीपी में तो उसमें सीधा का सीधा आप 200 यूजर और हॉटस्पॉट में 200 यूजर बना सकते हैं और एट ए टाइम रन हो सकते हैं। तो ये बात दोस्तों ध्यान देने लायक है। दूसरी चीज, अब इसमें मैं एक्टिव सेशन की बात करती हूँ, यहाँ पर बैंडविड्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं, बैंडविड्थ की चर्चा नहीं करूंगा। बस मैं ये बताऊंगा कि आपके राउटर बोर्ड से आपके क्लाइंट कितने एट ए टाइम में कनेक्ट होंगे। वो तो आपके बैंडविड्थ कैसे आप दे रहे हैं, कैसे मिल रहे, कैसे दे आगे जा रहे, वो तो अलग चैप्टर होगा, ठीक है, लेकिन ये बात समझिए। अब बात करते हैं लेवल 5 के लाइसेंस। लेवल 5 में आपको जो आपका ये 3011 है वो भी आता है, किसी किसी में आपको 3011 में हो सकता है उसका प्राइस सस्ता मिले आपको, तो उसमें लेवल 4 का लाइसेंस होता है, तो उसमें आपके यूजर कम चलेंगे। तो 3011 में आपको पीपीपी जो यूजर हैं वो 500 चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हॉटस्पॉट यूजर है वो 500 चलेंगे, और साथ ही ये यूजर मैनेजर के जरिए चलने वाली काउंटिंग है वो इसमें मात्र 50 है, यानी कि 50 यूजर एट ए टाइम इसमें चल सकते हैं, उसके आगे नहीं चलेंगे। अगर बात करें वीपीएन क्लाइंट की तो वो भी इसमें 500 है। आ गया दोस्तों समझ में लेवल 4 और लेवल 5 में।
अगर आपके पास कोई 2011 उसे आप लेवल 5 का बनाना चाहते हैं कि ज्यादा यूजर चल सके, तो वो भी जुगाड़ है। और कैसे करेंगे इसके आगे आने वाली सीरीज में इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो शायद आपके बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि मान के चलिए आपको 100 यूजर चलाएं, 200 चलाएं, 2000 चलाने, तब कौन सा लाइसेंस है? तो दोस्तों उसके लिए आता है लाइसेंस 6, और इस लाइसेंस 6 को कंट्रोलर भी कहते हैं, कंट्रोलर लाइसेंस होता है। और अधिकतर आपके मैक्सिमम जो सीसीआर होते हैं, सभी सीसीआर नहीं, मैक्सिमम सीसीआर आपको जो लेवल 6 का लाइसेंस प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी सीसीआर लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप माइक्रोटेक की वेबसाइट में जाके लाइसेंस लेवल देख लें, वो आपके यूज का है कि नहीं, लेवल 6 का है कि नहीं। अगर मान लीजिए सीसीआर परचेज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें 5 सीसीआर जो आप परचेज कर उसमें लेवल 5 का लाइसेंस हो, तो आपके पैसे बर्बाद चले जाएंगे। तो आपको लेना चाहिए लेवल 6, उसमें पीपीपी यूजर अनलिमिटेड, हॉटस्पॉट अनलिमिटेड, वीपीएन अनलिमिटेड, यूजर मैनेजर क्लाइंट अनलिमिटेड, यानी कि और आप इसमें रेडियस सर्वर सब में चला सकते, लेकिन बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। अब एक आपके दिमाग में बात आती होगी कि ये मैं बार बार पीपीपी सर्वर और इसके बारे में बात कर रहा हूँ, यूजर मैनेजर ये क्या है? तो एक संक्षेप में बताऊंगा इसको, तो बड़ा एक चैप्टर है कि पीपीपी सर्वर के जरिए आप बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूजर की बाकी डिटेल, रिचार्जिंग, अकाउंटिंग, ये सब मैनेज नहीं कर सकते। यानी कि आपने यूजर एक्टिवेट कर दिया, वो बराबर चलता रहेगा, वो ये नहीं होगा कि 10 दिन बाद बंद हो जाए, 20 दिन में बंद हो जाए। जबकि यूजर मैनेजर के जरिए अगर आप पीपीपी सर्वर चलाते हैं तो जो एक्सपायरी डेट देंगे उस एक्सपायरी डेट में ऑटोमेटिक वो यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जबकि पीपीपी सर्वर में हमें मैनुअली डिसेबल करना पड़ता हर बार जाएगा, और हमें हर यूजर को रोज देखना पड़ता है कि कौन सा यूजर एक्सपायर हुआ, कौन सा नहीं हुआ। तो ये समस्या आती है, तो इसके चर्चा आगे करेंगे। तो ये मेरा बताने का मतलब यही था कि आपको कौन सा लाइसेंस वाले राउटर बोर्ड या सर्वर को लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी की आगे आने वाली सीरीज आप बने रहें, और साथ ही मैं ऐसे बताऊंगा कि लाइसेंस कैसे भी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।